हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। जैसा कि हम बेसिक फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं, तो जैसा हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 5 आज पढ़ेंगे। तो हमारी जो बेसिक फ़िज़िक्स है लगभग 7 से 8 घंटे चलेगी। ठीक है, आप कैलकुलेट करोगे तो 7 से 8 घंटे चलेगी, यानी लेक्चर नंबर 10 तक अपन बेसिक फ़िज़िक्स को कंप्लीट करेंगे। फिर आगे जो हम चलेंगे तो एरर और डायमेंशन की पहली यूनिट आएगी। जो एरर डायमेंशन हमारी फर्स्ट यूनिट चलेगी, उसके बाद में हम वेक्टर अलजेब्रा ऐसी सीरीज़ में हमारे लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे। तो हमारा जो लेक्चर है ये 7 से 8 आवर्स का रहेगा। कौन सा? बेसिक फ़िज़िक्स का। तो ऐसे हमारे चैनल को आप देखते रहिए। ठीक है, तो हम आज लेक्चर नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 4 में क्या पढ़ा था वो देखिए। लेक्चर नंबर 4 में क्या पढ़ा था? लेक्चर नंबर 4 में एक तो पढ़ा था स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पढ़ा था। ठीक है, एक पढ़ा था स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में क्या इक्वेशन देखी थी? y बराबर mx प्लस सी। ठीक है, ये इक्वेशन देखी थी। इसके कुछ फॉर्मेट को हमने स्टडी किया था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद में हमने पढ़ा था दूसरा पैराबोला। इसकी दो इक्वेशन देखी थी, y बराबर के एक्स स्क्वायर, वाई बराबर के एक्स स्क्वायर और x बराबर के वाई स्क्वायर। ये था y के अलोंग सिमेट्रिक, ये था x के अलोंग सिमेट्रिक। ठीक है, ये हमने लेक्चर नंबर 4 में देख लिया था। अब लेक्चर नंबर 5 में कोई की पॉइंट्स देखते हैं। इन दोनों ही स्ट्रेट लाइन और पैराबोला के कोई की पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने हेडिंग डालेंगे यहाँ पर की पॉइंट्स। की पॉइंट्स में पहला पॉइंट होगा कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, आवर स्ट्रेट लाइन एस और एल शॉर्ट फॉर्म से लिख रहा हूँ। आवर स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो स्लोप क्या होगी? m बराबर tan 0, यानी 0 स्लोप होगी आपके पास 0। कब होगी स्लोप 0? जब हम थीटा की वैल्यू 0 लेंगे। ये अपना पहला की पॉइंट हुआ। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरा की पॉइंट देखें। इसको m बराबर 0 लिख दीजिए। दूसरा की पॉइंट देखें, इसके पैरेलल हुई, y एक्सिस के पैरेलल हुई, y एक्सिस के पैरेलल हुई, तो एंगल कितना बनेगा? 90। तो लिखोगे आवर स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू y axis, then it is make angle थीटा इक्वल टू 90। क्या एंगल कितना बना रही है? थीटा इक्वल टू 90। तो आपके पास क्या होगा? m बराबर tan 90। तो tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट, तो यहाँ पर m भी क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। कल साइकिल वाला एग्जाम्पल लिया था अपन ने इन दोनों एग्जाम्पल को समझाने के लिए। ठीक है, तो वो कल वाला साइकिल वाला एग्जाम्पल आप देख लोगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर m बराबर इनफाइनाइट क्या आ जाएगा? स्लोप
आपके पास क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो स्लोप आएगी 0 और यहाँ पर स्लोप आएगी इनफाइनाइट। ठीक है, अब की पॉइंट तीसरा देखते हैं क्या होगा। तीसरा की पॉइंट देख रहे हैं अपन, की पॉइंट नंबर 3। की पॉइंट नंबर 3, तो की पॉइंट नंबर 3 में क्या होगा, कल मैंने एक एग्जांपल लिया था, ये था u v और t के बीच में जो न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन आया था, आपके पास क्या आया था, v बराबर u प्लस 80। ये आपके पास न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन आया था, जहाँ आपके पास क्या था, इसको कंपैरिजन करें mx प्लस c, तो यहाँ पर स्लोप क्या था, a स्लोप था। इसको dv बाई dt लिख सकता हूँ, dv बाई dt यानी चेंज इन, dv का मतलब छोटा चेंज इन वेलोसिटी और टाइम में छोटा चेंज। तो वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंज क्या होगा, वेलोसिटी होगी। तो ये आपके पास क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। क्यों कांस्टेंट आएगी, क्योंकि जो स्लोप है आपके पास एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। कांस्टेंट स्लोप है आपके पास, यहाँ से आप स्लोप देखोगे तो कांस्टेंट स्लोप है। ये आपके पास u क्या आ जाएगा, यहाँ से कंपैरिजन करो, m तो a आ गया और c बराबर u, यानी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली लिख दो आप, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली वेलोसिटी, ये आपके पास इनिशियली जो वेलोसिटी है u आ गई। इसको c लिख दो, इंटरसेप्ट, ये आपके पास इंटरसेप्ट आ जाएगा। और a एक्सेलेरेशन है, ये कांस्टेंट होगा, जिससे आपके पास m भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें चेंज होगा तो ग्राफ में भी आपको चेंज दिखेगा, एक स्ट्रेट लाइन नहीं दिखेगी। ठीक है, ये आपका की पॉइंट नंबर 3 है। नेक्स्ट की पॉइंट देखता हूँ, की पॉइंट नंबर 4। ये कोई ग्राफ है, ये 1 नंबर स्लोप है, ये 2 नंबर स्लोप है, ये 3 नंबर स्लोप है। ठीक है, ये 1 नंबर स्लोप है, ये 2 नंबर स्लोप है, ये 3 नंबर स्लोप है। तो तीनों स्लोप में सबसे ज़्यादा स्लोप किसका होगा, जिसका tan थीटा ज़्यादा होगा। और tan थीटा में किसका, जिसका थीटा ज़्यादा होगा, जिसका थीटा ज़्यादा होगा उसका स्लोप ज़्यादा होगा। थीटा ज़्यादा होगा यानी एकदम जो खड़ी होगी लाइन, जो एकदम खड़ी लाइन होगी उसका स्लोप ज़्यादा आएगा। तो सबसे ज़्यादा खड़ी लाइन कौन सी है, 3 नंबर सबसे ज़्यादा खड़ी लाइन है, तो इसका स्लोप सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद में 2 नंबर खड़ी लाइन है, उसका स्लोप 2 नंबर पे। और सबसे कम स्लोप किसका होगा, 1 नंबर लाइन का, क्योंकि ये सबसे कम खड़ी है। ठीक है, ऐसा मान लो अपनी लैंग्वेज में कि थीटा सबसे ज़्यादा होगा, उसका स्लोप ज़्यादा आएगा। थीटा सबसे ज़्यादा कब होगा, जब ज़्यादा खड़ी होगी। जैसा कि हमने ये सीखा था, ये पैरेलल होगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा तो आपके पास स्लोप इनफाइनाइट आएगा। 90 डिग्री एंगल बनाएगा जब स्लोप इनफाइनाइट होगा, तो ये सबसे ज़्यादा खड़ी है, तो सबसे ज़्यादा खड़ी होगी उसका स्लोप ज़्यादा होगा। फिर 2 नंबर पे ये ज़्यादा खड़ी है, ये 3 नंबर पे ये झुकी हुई है, तो स्लोप इसका सबसे कम, इसका मिडिल, इसका हाइयर। ठीक है, इस प्रकार से स्लोप आएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ते हैं हाइपरबोला। की पॉइंट को हटा देते हैं थोड़ा, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, हाइपरबोला। नेक्स्ट आकृति हो गई आपके पास हाइपरबोला। ठीक है, तो इसको हाइपरबोला क्यों बोलते हैं, लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा इसको हाइपरबोला क्यों बोलते हैं। हाइपर मतलब पागल वाला। ठीक है, तो इसमें समझते हैं इसका जो हम काम में लेते हैं, जो मैक्सिमम टाइम पे हम काम में लेते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला काम में लेते हैं। रेक्टेंगुलर
हाइपरबोला काम में लेते हैं। तो जो इसकी इक्वेशन होती है y समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x होगा। ठीक है, अगर मैं इसको हटाऊं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के साइन को हटाऊं तो आपके पास एक आ जाएगा ax। तो a क्या होगा यहाँ पर, पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर, ये आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर। ठीक है, अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूं तो यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू रखूँगा और यहाँ पर डायग्राम की बात करूँगा। तो y बराबर a/x, ठीक है, y बराबर a/x। तो मैं यहाँ पर x को इसमें लिख दूँ, x बराबर a/y, ठीक है, और y को मैं 0 कर रहा हूँ। जैसे ही मैं y को 0 कर रहा हूँ, कल मैंने पढ़ा था कि y को हम जब भी 0 करते हैं वो x एक्सिस होती है, x एक्सिस। ठीक है, तो मैंने जैसे ही y को 0 किया तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, a इंटू 0। तो किसी में 0 को डिवाइड करते हैं तो वो क्या आ जाता है, इनफाइनाइट। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट बात करें, y बराबर a/x, और यहाँ पर x को 0 कर दूँ तो ये क्या हो जाएगी, y एक्सिस, क्या हो जाएगी, y एक्सिस। और y एक्सिस हो जाएगी तो आप यहाँ पर 0 पुटअप करोगे, a/0, तो यहाँ पर आ जाएगा y इनफाइनाइट। ठीक है, तो अब डायग्राम बनाएं अपन। ये हो गया y आपके पास, ये हो गया x, ये हो गया -x, ये हो गया -y। ठीक है, ये हो गया आपके पास -y। ठीक है, सबसे पहले x एक्सिस पे बात करें तो y तो 0 हो गया, y को तो हम 0 कर देते हैं और x इनफाइनाइट करते हैं। तो x इनफाइनाइट करते हैं तो यहाँ से डॉट करके लाएंगे क्योंकि ये इनफाइनाइट पे है, और x जैसे 0 होगा इस x एक्सिस के इसके नियर कर देंगे, क्योंकि जैसे इसके नियर करेंगे तो ये आपके पास y बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, डॉट करके लिया है मैं। अब नेक्स्ट बात करूं मैं, x बराबर 0 और y बराबर इनफाइनाइट। तो यहाँ पर x बराबर तो 0 हो जाएगा, डॉट कर दूं मैं यहाँ पर, ये तो x बराबर तो 0 हो गया और y बराबर इनफाइनाइट हो गया। यहाँ इनफाइनाइट, यहाँ इनफाइनाइट। ऐसे ही मैं y की यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू ले लूँ, y बराबर a/x। इसको पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर हटाकर नेगेटिव कांस्टेंट नंबर कर दूं तो ऐसे वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर इनफाइनाइट और यहाँ पर इनफाइनाइट। ये एरिया आपको इनफाइनाइट बताएगा, ये एरिया आपको इनफाइनाइट बताएगा, ये एरिया आपको इनफाइनाइट बताएगा। तो ऐसा कर्व बनेगा जो इस तरफ चलोगे तब भी इनफाइनाइट आ रहा है, नीचे चलोगे तब भी इनफाइनाइट आ रहा है, और ऊपर चलोगे जब भी इनफाइनाइट, इस तरफ चलोगे तब भी इनफाइनाइट, जब इसको हाइपरबोला बोलते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। मैं मिटो रहा हूँ इसको। नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं, ई की पावर की स्टडी कर रहे हैं, ई की पावर की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ये टॉपिक डालोगे ई की पावर। ठीक है, तो इसकी स्टडी करें। जैसे अपन लिखते हैं y बराबर ई की पावर x। ठीक है, y बराबर ई की पावर x। तो x यहाँ पर 0 हो सकता है, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 0 आएगी। कोई की पावर 0 होती है तो क्या वैल्यू आती है, 1 आती है। ठीक है, 1 आती है। और ई की पावर इनफाइनाइट होती है कोई वैल्यू तो आपके पास इनफाइनाइट आती है। ई की पावर माइनस इनफाइनाइट होती है तो इसको नीचे ले जाओ, माइनस ई की पावर इनफाइनाइट, और माइनस ई की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू क्या लिखी थी मैंने, इनफाइनाइट। तो 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट क्या हो गया, 0, क्योंकि 1/0 का ऑर्डर इनफाइनाइट होता है, तो 1/इनफाइनाइट का ऑर्डर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम ये हो गए अपने ई की पावर के।
जैसे ही e की पावर 1 की वैल्यू हो गई आपके पास 2.71, कैलकुलेट वैल्यू होती है 2.71। तो हम कुछ इसके डायग्राम पढ़ लेते हैं जो हमें आगे यूज़ आएंगे। e की पावर -x एक ये डायग्राम है, इसकी स्टडी करेंगे, और दूसरा डायग्राम आपके पास है y बराबर a1 माइनस e की पावर -x। ये दो डायग्राम है आपके पास, 1 माइनस e की पावर -x और a e की पावर -x, ठीक है। और साइड में अपन जो वैल्यू बताई है e की पावर वाली, एक तो e की पावर 0 बताइए उसकी वैल्यू 1, e की पावर इनफाइनाइट बताइए उसकी इनफाइनाइट वैल्यू, और e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 1 बट्टे e की पावर माइनस इनफाइनाइट 1 बट्टे इनफाइनाइट लिखूं तो ये आ जाएगी e की पावर माइनस इनफाइनाइट बराबर 0। ये वैल्यू अपन यहाँ लिख लेते हैं, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम पहला जो कर्व ले रहे हैं y बराबर a e की पावर -x, ठीक है। अब सबसे पहले x बराबर 0 ले लेता हूँ, तो y बराबर क्या आ जाएगा a e की पावर -0, तो a आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई a, ठीक है। एक में ले ली, ग्राफ बनाने के लिए एक तो ले ली x की बराबर, x की तो 0 वैल्यू ले ली, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई y की a के बराबर वैल्यू आ गई। दूसरी बात करूँ, x की वैल्यू मैं इनफाइनाइट ले लूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास a इंटू माइनस इनफाइनाइट। तो इसकी पावर माइनस इनफाइनाइट करोगे तो क्या वैल्यू है 0, तो यहाँ पर 0 पुटअप कर दीजिए, तो y बराबर 0। ये आपके पास ग्राफ आ गया। ग्राफ इससे बन जाएंगे क्योंकि आपके पास x और y की वैल्यू है, और x x की वैल्यू है और y y की वैल्यू है, ठीक है। ये बाउंड्री हो जाएगी, बाउंड्री में हमें 2 वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें बाउंड्री में 2 वैल्यू की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। बाउंड्री बनाने के लिए, पूरे कर्व को बनाने के लिए मैंने एक बाउंड्री शब्द यूज़ लिया है क्योंकि पूरे कर्व बनेंगे तो उसकी एक बाउंड्री हो जाएगी। तो 2 वैल्यू x की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे 2 वैल्यू y की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका कर्व देखें, x और y में क्या रहेगा, x और y में इसका कर्व देखते हैं क्या रहता है। तो सबसे पहले x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 0 कहाँ पर होगी, y एक्सिस पर होगी, x की वैल्यू 0, तो यहाँ पर हो जाएगी 0, और x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू a है, तो यहाँ पर a हो जाएगा, 0 और a यहाँ पर हो जाएगा। फिर इनफाइनाइट है, x बराबर इनफाइनाइट है तो y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू तो 0 यहाँ पर होगी और x इनफाइनाइट भी यहाँ पर होगा। तो ऐसे डॉट डॉट करके निकाल दीजिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू भी क्या होगी इनफाइनाइट होगी, और y की वैल्यू इस एक्सिस पर क्या होगी y बराबर 0, ठीक है। इस एक्सिस पे y बराबर 0 होगी और x बराबर क्या होगी, अगर डॉट डॉट कर देते हो तो इनफाइनाइट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए और वहाँ पर लिख दीजिए इनफाइनाइट और 0। वैसे लिख नहीं सकते इनफाइनाइट को, किसी पॉइंट पे बता नहीं सकते इनफाइनाइट होता क्या है, तो वैसे ही मैं लिख रहा हूँ, डॉट डॉट करके मैंने लिख दिया, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू इनफाइनाइट, ठीक है। इसको नोट कर दीजिए। यहाँ से ये मैक्सिमम पॉइंट है, तो यहाँ पर एक, इससे ऊपर ग्राफ जा नहीं सकता, तो इसको यहाँ पर एक लाइन खींच दीजिए जो जहाँ सब पर, यहाँ सारे पॉइंट पर जो ग्राफ में x और y के ग्राफ में सारे पॉइंट पर मैक्सिमम पॉइंट आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे ग्राफ पर, नोट कर लीजिए इसको। अब मैं इसे मिटो रहा हूँ। जो नेक्स्ट ग्राफ है अपना वो अपन ड्रॉ करते हैं। जो नेक्स्ट ग्राफ रहेगा अपना कौन सा, y बराबर a1 माइनस ई की पावर -x, जो ग्राफ है वो हम ड्रॉ कर रहे हैं अब। तो वही हमारी जो 3 वैल्यू हैं वो लिख दीजिए साइड में, e की पावर 0, कंफ्यूज नहीं होने के लिए लिख रहे हैं साइड में, ठीक है। e की पावर 0 बराबर 1, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं e की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट, e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 1 बाई माइनस इनफाइनाइट, यानी e की इनफाइनाइट बराबर क्या हो गई 0, क्योंकि 1 माइनस इनफाइनाइट क्या होगी 1 अपॉन इनफाइनाइट, ठीक है। ये वैल्यू साइड में लिख दीजिए आप, इसको लर्न करना है अपने को, लर्न, ठीक है, याद करना है, जो e की पावर के सारे ग्राफ आप ड्रॉ कर सको, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एक वैल्यू आप और याद रख सकते हो 2.72,
e की पावर 2 करोगे तो 2.72 जो भी है इसका स्क्वायर कर दोगे। इस तरीके से आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है, ये कैलकुलेट या मेज़र करी हुई वो वैल्यू होती है 2.71। ठीक है, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे पहले x की वैल्यू 0 लेते हैं। x की वैल्यू मैंने 0 ली तो मैंने ग्राफ क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो अब y की वैल्यू क्या आएगी, a 1 माइनस ई की पावर 0। तो e की पावर 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पर 1 पुटअप कर दीजिए, a 1 माइनस 1 यानी 0। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0। फर्स्ट केस हो गया, केस फर्स्ट हो गया। ठीक है, केस सेकंड की बात करें, केस सेकंड की बात कर रहे हैं आप। ठीक है, तो केस सेकंड में क्या लोगे, x की वैल्यू इनफाइनाइट लोगे। ठीक है, x की वैल्यू इनफाइनाइट लोगे तो दो केस की ज़रूरत पड़ती है हमें कोई भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। एक तो x की इनिशियल वैल्यू, एक x की फाइनल वैल्यू, जिससे मेरे पास y की इनिशियल वैल्यू, y की फाइनल वैल्यू आ जाती है। तो y की वैल्यू क्या आएगी इसमें, y बराबर a 1 माइनस, मैं पुट कर रहा हूँ e की पावर माइनस इनफाइनाइट। तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या है, 0। तो इसको 0 पुटअप कर दीजिए। तो y बराबर नीचे लिख रहा हूँ a 1 माइनस 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, a के बराबर। ठीक है, अब इसको ग्राफ में ड्रॉ कर दीजिए। नीचे मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हो गया आपके पास x, ये हो गया आपके पास y। ठीक है, अब सबसे पहले x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 0 कहाँ होगी, x की वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, x की वैल्यू 0 कहाँ पर होगी, y एक्सिस पे होगी, और y की वैल्यू 0 कहाँ होगी, x एक्सिस पे होगी। ठीक है, ये बात अपन याद कर लो, लर्न कर लो ये बात। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 यहाँ पर हुई तो मैं लिख देता हूँ 0, और x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। y की वैल्यू 0 आ रही है तो ऊपर न बन के ग्राफ क्या कहाँ बनेगा, ओरिजिन पे बनेगा। ठीक है, मैं ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा था पर ऊपर नहीं बना क्योंकि x की वैल्यू भी 0 आ रही है, y की वैल्यू भी 0 आ रही है। तो यहाँ पर ओरिजिन पे बनेगा ग्राफ 0 0। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू पुट करूँ, x की वैल्यू इनफाइनाइट और y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू इनफाइनाइट, ये आपके पास x की वैल्यू इनफाइनाइट, तो यहाँ पर x की वैल्यू इस तरफ से इनफाइनाइट होगी तो इसको डॉट डॉट कर दिया इनफाइनाइट, और y की वैल्यू a, तो y की वैल्यू आपके पास a आ गई, ये a, और x की वैल्यू आपके पास यहाँ पर इनफाइनाइट है तो डॉट डॉट कर दिया, x डायरेक्शन में डॉट डॉट कर दिया तो क्या हो गया, x डायरेक्शन में इनफाइनाइट, और y की वैल्यू a, तो मैंने इसको यहाँ पर बढ़ा दिया क्योंकि सारे पॉइंट पर यहाँ पर y की वैल्यू आपके पास a होगी। ठीक है, सारे पॉइंट पर y की वैल्यू a होगी, और यहाँ पर क्या होगी, ओरिजिन पर x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0, दोनों की वैल्यू 0 होगी क्योंकि हमने केस फर्स्ट में पढ़ा है x की वैल्यू 0 y की 0। तो यहाँ पर ओरिजिन पर x की वैल्यू भी 0 y की वैल्यू भी 0, और दूसरे केस में x की वैल्यू इनफाइनाइट और y की वैल्यू a। तो इस रीज़न में हम इनफाइनाइट कह सकते हैं, वैल्यू लिख सकते हो यहाँ पर y की वैल्यू a और x की वैल्यू इनफाइनाइट। इस रीज़न में आप वैल्यू लिख सकते हो, x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब मैं इसको आप नोट कर लीजिए। अब मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं सर्किल एंड इलिप्स की इक्वेशन की, इलिप्स की इक्वेशन की। ठीक है, इक्वेशन की हम स्टडी कर रहे हैं, किसकी, इलिप्स की और सर्किल की। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या होता है सर्किल और इलिप्स की इक्वेशन में मेन डिफरेंस क्या होता है। पहले इसकी शेप तो देख चुके हैं हम, सर्किल की और इलिप्स की लेक्चर नंबर 3 में देख चुके हैं। ठीक है, तो हम इसकी शेप की स्टडी कर चुके हैं, अब इक्वेशन की स्टडी करते हैं।
ये आपके पास सर्किल हुआ। तो सब तरीके से यहाँ से ओरिजिन से इसकी रेडियस ए होगी, चारों तरफ से रेडियस ए मानिए मैंने, ये ओरिजिन ओ हो गया, जहाँ से चारों तरफ से रेडियस क्या होगी, ए होगी। तो एक इसकी इक्वेशन लिखेंगे, पहले एक की पॉइंट लिख लीजिए। की पॉइंट है यहाँ पर जो रेडियस है मैंने ली है, रेडियस जो ली है, जो रेडियस अब मैंने ली है, क्या ली है, रेडियस, वो यहाँ पर ए ली है मैंने, ठीक है। और सेंटर क्या लिया है, सेंटर लिया है मैंने, ओ लिया है, ये ओ मान लीजिए, ठीक है। और इसके पॉइंट आप लिख सकते हो 0 0, जहाँ इस जीरो को मैं एक्स कोऑर्डिनेट कह रहा हूँ, इस जीरो को वाई कोऑर्डिनेट कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन लिखें, तो इसकी इक्वेशन जनरलाइज इक्वेशन होती है, हायर क्लासेस में इसके इक्वेशन का डेराइव होता है, परंतु अपन सिर्फ इक्वेशन सीख रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1 इसकी इक्वेशन होगी। ए स्क्वायर को यहाँ एलसीएम लोगे, इसको इस तरफ भेजोगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये आपके पास सर्किल की जनरल इक्वेशन होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इलिप्स की इक्वेशन की बात करते हैं। ये आप ए पॉइंट डाल लीजिए, सर्किल ए पॉइंट डाल लीजिए, बी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इलिप्स का, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं इलिप्स की इक्वेशन। किसकी? इलिप्स की इक्वेशन। इलिप्स की इक्वेशन की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब इलिप्स की इक्वेशन देख रहे हैं, तो इलिप्स की इक्वेशन को कैसे देखते हैं वो देखोगे। ये आपके पास इलिप्स क्या होगा, ये डिस्टेंस तो ए होगी, शेप लेक्चर नंबर 3 हम पढ़ चुके हैं, तो उसमें ये डिस्टेंस ए ली थी, ये डिस्टेंस बी ली थी, ठीक है। इस ए डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस, इसको बी को सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना ए बड़ा होगा, बी हमेशा छोटा होगा। सेंटर से अलग अलग डिस्टेंस हो जाएगी। इलिप्स में क्या होगा कि सेंटर से अलग अलग डिस्टेंस हो जाएगी चारों तरफ। एक्स की डायरेक्शन में चलोगे तो ए डिस्टेंस लोगे, वाई डायरेक्शन में चलोगे तो बी डिस्टेंस लोगे। जैसे एक्स डायरेक्शन में ए डिस्टेंस ले रहे हो, ये बड़ी ले रहे हो, तो यहाँ से तो ये फैला हुआ होगा, ठीक है। और बी छोटी ले रहे हो, वाई डायरेक्शन में चलने पर यहाँ से ये चपटा होगा, ठीक है। तो ये आपके पास इलिप्स बनेगा। और सर्किल में क्या होता है कि चारों तरफ जो रेडियस होती है वो ए होती है, जब उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। इसमें क्या होता है कि सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, दो एक्सिस बन जाती है। एक्स एक्सिस पे जो हम लेते हैं तो ये बड़ा इस तरफ बढ़ जाता है, और बी सेमी माइनर एक्सिस ऊपर से नीचे की तरफ छोटा हो जाता है, ठीक है। इसकी इक्वेशन लिखते हैं अपन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ये आपके पास इसकी इक्वेशन आ गई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस ए और बी, वहाँ पर सर्किल में ए लिखा था, यहाँ पर इलिप्स में क्या लिख रहे हैं, ए और बी, ठीक है, अलग अलग लिख रहे हैं। तो अगर मैं पहचान करूं, इक्वेशन से पहचान करूं कि इलिप्स की इक्वेशन है या सर्किल की इक्वेशन है, तो कैसे करूंगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर बाई 2 बराबर 1। तो ये तो आपके पास हो जाएगी सर्किल की। क्यों हो जाएगी सर्किल की, ये दो मुझे बराबर दिखा तो ए बराबर बी, ठीक है, ये हो गया। और मैं एक्स स्क्वायर अपॉन 4 लिखूं और वाई स्क्वायर बट्टे 2 लिखूं, तो ये दोनों बराबर नहीं हुआ, ए नॉट इक्वल टू बी, यानी ए बड़ा है बी से। तो इस कंडीशन में
इस कंडीशन में आपके पास क्या हो जाएगा, इलिप्स हो जाएगा। इस कंडीशन में इलिप्स हो जाएगा, ठीक है, इस कंडीशन में इलिप्स हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। इसको आप नोट कीजिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं यहाँ पर। फाइंड द नेचर ऑफ वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। नेचर हम जो वैल्यू है x y का फाइंड आउट करते हैं। जो गिवन है आपको x बराबर 2t, y बराबर 4t स्क्वायर, ये आपको गिवन है, ठीक है, ये आपको गिवन है। फाइंड द नेचर ऑफ वैल्यू ऑफ x एंड y, x की वैल्यू आपके पास 2t है, y की वैल्यू 4t स्क्वायर, ये आपको गिवन है, ठीक है। इससे नेचर का पता करते हैं कि x की इस वैल्यू के लिए, y की इस वैल्यू के लिए आपके पास कौन सा शेप आपके पास आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर t की जगह यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो t की जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह दूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दूँ। तो इक्वेशन 1 से मैं बात करूँ तो x/2 बराबर t आ जाएगा, x/2 बराबर t आ जाएगा। और इस x/2 को मैं कहाँ रख दूँ, यहाँ रख दूँ, ठीक है। x/2 को कहाँ रख दूँ, मैं यहाँ रख दूँ। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 4x²/4, क्योंकि इसको यहाँ पुट करोगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, x²/4 बराबर t स्क्वायर, क्योंकि t स्क्वायर की जगह आप वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू आएगी। और ये मैंने यहाँ पर इस जगह पुटअप कर दी, ठीक है, इस जगह पुटअप कर दी, 4t स्क्वायर की जगह मैंने पुटअप कर दी, ठीक है। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 4x²/4, y से y कैंसिल, नहीं 4 से 4 कैंसिल, और y बराबर x² आपके पास जो वैल्यू आएगी ये y के अलोंग सिमेट्रिक, जो कि लेक्चर नंबर 4 में पढ़ा था, सिमेट्रिक पैराबोला, ठीक है। y के अलोंग सिमेट्रिक पैराबोला आपके पास ऐसा आ जाएगा, ठीक है। पैराबोला इस प्रकार से आ जाएगा, ओरिजिन से जाएगा पैराबोला। क्यों जाएगा ओरिजिन से, जनरल इक्वेशन क्या थी अपने पास, y बराबर ax + bx² + c। तो यहाँ पर c भी 0 है और इस c भी 0 है और b भी 0 है, कोई इन दोनों की वैल्यू नहीं है। तो जिससे आपके पास जो इक्वेशन बन रही है y बराबर ax² के फॉर्मेट में बन रही है। तो ये ओरिजिन से जाएगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन से ही जाएगा, ठीक है। इस बात को एक्स्ट्रा में कहीं नोट कर लीजिएगा, इस बात को, ठीक है, इस बात को एक्स्ट्रा में कहीं नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हम एक सवाल और देखते हैं, कैसा होगा सवाल। x बराबर a sin ω t, एक ले रहा हूँ मैं, y बराबर sin cos ω t। नेचर ही चेक करना है। अब मैं इन इक्वेशन को बता दूँ, ये SHM की इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। इसकी स्टडी हम ये लास्ट चैप्टर के आसपास है, 11th क्लास का। तो x a sin ω t, a cos ω t, बता देता हूँ क्या है एक बार। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये आपके पास कोई पाथ है, ठीक है। यहाँ पर आपकी गेंद या कोई भी बॉडी पड़ी है। जैसे आप इसको x डिस्टेंस ऊपर भेजने की कोशिश करोगे तो कैसे भेजोगे, इस पर कोई फोर्स अप्लाई करोगे, F बराबर ma फोर्स अप्लाई करोगे तो ये x डिस्टेंस ऊपर जाएगी, फिर वापस से ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगकर वापस से ये नीचे की तरफ आ जाएगी।
ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन लगने से वापस नीचे की तरफ आ जाएगी। तो फोर्स का और इस एक्सीलरेशन का, इस डिस्प्लेसमेंट का क्या रिलेशन हो जाएगा, फोर्स लगाऊंगा उसकी विपरीत डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि जैसे ही मैंने फोर्स लगाया तो कुछ इतनी डिस्टेंस तक गई, फिर वापस ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गई। तो F बराबर -kx, जहाँ से ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है हम साइन के पदों में कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये साइनोसोडल वेव की तरह हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की स्टडी करते हैं। तो ये दो इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की हो गई। ठीक है, ये थोड़ा सा जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन की है। जैसा कि हमने स्टडी किया था, एक ऐसा ही हमने लिया था यहाँ पर पार्टिकल था, इसको x डिस्प्लेसमेंट कर दिया तो वापस x आ गया, तो f समानुपाती -x हो गया, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट के विपरीत डायरेक्शन में हो गया, जिससे आप कह सकते हो, जिससे आप जो x की वैल्यू है सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के टर्म में ये आ गई, जो एक जनरल साइनोसोडल इक्वेशन है, जो कि हम सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में यूज़ लेते हैं। अब इस सवाल के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, इसके नेचर का पता करते हैं, ये नेचर किस प्रकार की रखेगा। और यहाँ पर ओमेगा आपके पास क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इसकी स्टडी के लिए आप फ्लूइड मैकेनिक्स लेक्चर नंबर 5 की स्टडी करोगे तो ये ओमेगा का पता चल जाएगा क्या है। ठीक है, और एक्स वाई की वैल्यू आपके पास ये है, तो हम इसकी इक्वेशन की स्टडी करते हैं। तो इसको x² अपॉन a² कर देता हूँ, मैं इसको नीचे भेज देता हूँ और दोनों तरफ से स्क्वायर कर देता हूँ, तो sin² ωt। ठीक है, और नीचे इस तरीके से ऐसे कर देता हूँ y² अपॉन a² बराबर cos ωt। ये इक्वेशन आपके पास फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, x² प्लस a² प्लस y² अपॉन a² बराबर, इनको जोड़ोगे तो sin² ωt प्लस cos² ωt, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन a² बराबर 1। ये तो सर्किल की इक्वेशन हो गई आपके पास। किसकी इक्वेशन हो गई, सर्किल की इक्वेशन हो गई। जैसे ये तो सर्किल की इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब इस a की जगह आप b पुट अप करोगे तो ये आपके पास किसकी इक्वेशन बन जाएगी, b पुट अप करोगे तो ये आपके पास इलिप्स की इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम स्टडी करते हैं। x बराबर a साइन ωt, वेल नोन हो इस इक्वेशन से, पिछले सवाल में हमने पढ़ा था। और y बराबर a साइन 2ωt। 2 लगाने पर आपके पास क्या इफेक्ट पड़ता है कर्व में, वो देखते हैं। ठीक है, तो हम दो इक्वेशन ले लिए, ये a साइन ωt, a साइन 2ωt। ठीक है, अब इसको मैं लिख दूं x अपॉन a साइन ωt। ठीक है, अब मैं इसको ही, इस कोस को, मुझे कोस ωt पता है, तो मैं क्या चेंज कर लूँ इसमें, इसको कोस में चेंज करने का प्रयास करूँ, तो ये क्या है, लाल बट्टे कक्का से लाल बट्टे कक्का, सो क्या हो जाएगा, लंब अपॉन कर्ण, और वैसे करें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। तो वैसे ही आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, कोस ωt निकालना है आपको यहाँ से। ठीक है, क्योंकि मुझे इस साइन 2ωt का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ωt और कोस ωt, तो कोस ωt की वैल्यू मुझे यहाँ से लेनी होगी। ठीक है, तो ये आप बनाइए राइट एंगल ट्रायंगल, ये थीटा हो गया, तो इसके सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, ये बेस। ठीक है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो क्या हो गया, साइन थीटा, जो कि अपने पास साइन ωt कह दूँ मैं इसे, थीटा को क्या कह दूँ, ωt कह दूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x अपॉन a, और कोस ωt निकालना चाहूँ तो क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस है नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम से बेस निकालेंगे,
तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, क्या आपके पास पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो हाइपोटेन्यूज आपको पता है कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है a का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है आपको भी पता है x का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, a हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और बेस का स्क्वायर आपको निकालना है। तो यहाँ से बेस का स्क्वायर निकालोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको रूट ले लीजिए, बेस निकालना है तो रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ बेस की जगह पुटअप कर दीजिए, रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है a। ठीक है, अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुटअप करता हूँ। ठीक है, ये वैल्यू कोस ओमेगा टी की यहाँ पर पुटअप करता हूँ, तो क्या होगा रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a। ठीक है, ये वैल्यू हो गई आपके पास। अब मुझे इस वैल्यू की भी ज़रूरत नहीं है, तो ये पोर्शन मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे आगे सवाल पे बढ़ना है। ठीक है, तो ये पोर्शन मैंने मिटा दिया। अब इसको मैं सोल्व करूँ, इस इक्वेशन को सोल्व करूँ, ये 2 नंबर इक्वेशन कह दूँ, इसको 1 नंबर कह दूँ, तो इसको सोल्व करूँ तो y बराबर a2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। ठीक है, कोस ओमेगा टी की वैल्यू ये रख दीजिए, साइन ओमेगा टी की वैल्यू ये रख दीजिए, तो a इंटू, अब मैं किसकी वैल्यू रख रहा हूँ, इस साइन ओमेगा टी की वैल्यू रख रहा हूँ, क्या लिखूंगा x अपॉन a। ठीक है, और फिर कोस ओमेगा टी की वैल्यू क्या रख रहा हूँ, रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a। ठीक है, ये मैं वैल्यू रख रहा हूँ, ये y के बराबर हो गया। ठीक है, y और x में रिलेशन चाहिए, t वाली जो इक्वेशन है उसको हमें रिप्लेस करना होता है, तो a से a कैंसिल यहाँ पर, तो y बराबर आपके पास आ गया 2x रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, y स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, y स्क्वायर बराबर 4 a स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई हो गया और a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, और 4a स्क्वायर को और अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन, जनरल इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, अब इसका कर्व ड्रॉ करें तो मुझे न तो पैराबोला लग रहा, न हाइपरबोला लग रहा, न सर्किल लग रहा, न इलिप्स लग रहा, तो क्या करोगे, तो आप x की वैल्यू पुटअप करोगे 1 2 3 4 5 ऐसे पुटअप करोगे, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 1 4 9 16 25 ऐसे वैल्यू आएगी आपके पास। x की पुटअप करोगे तो y की वैल्यू ऐसे आएगी। तो जैसे ही आप कर्व ड्रॉ करोगे, जैसे मैं मान लूँ यहाँ पर 1 मान लिया, यहाँ पर 2 मान लिया, 3 तक कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 4 9। ठीक है, ऐसे कर्व ड्रॉ करोगे तो 1 से 1, 4 से 2 और 9 से ऐसा कर्व बनेगा। ठीक है, ऐसा कर्व आपके पास बनेगा। तो आपके पास 1 की जगह 1 पुटअप कर दोगे ग्राफ में, और 2 की जगह 4 पुटअप कर दोगे, 3 की जगह 9 पुटअप कर दोगे, ऐसे x की वैल्यू ये हो जाएगी, y की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुटअप करोगे तो x की वैल्यू यहाँ पुटअप करोगे, a स्क्वायर का भाग लगाओगे और 4 में से घटाओगे तो ये कर्व यहाँ से घूमता हुआ आ जाएगा, और नेगेटिव में भी ऐसे ही घूमेगा, नेगेटिव में ही ऐसे ही सिमेट्रिक होगा। कैसा, ऐसा ही सिमेट्रिक होगा, ऐसा ही सिमेट्रिक नेगेटिव में होगा। तो कर्व कैसा बनेगा, मैं इसे मिटो के बना रहा हूं तो आप देखोगे। इस इक्वेशन को केवल रख रहा हूं, इस इक्वेशन को केवल रख रहा हूं, इस इक्वेशन को केवल रख रहा हूं, बाकी सब मिटो रहा हूं।
नेक्स्ट हम इसका कर्व बना रहे थे। जैसा कि मैंने बताया कि आप x की वैल्यू पुटअप करोगे 1 2 3 4 5 ऐसे पुटअप करोगे तो y की वैल्यू आपके पास आएगी 2 1 4 9 16 और 25 ऐसे आपके पास वैल्यू आएगी। ठीक है, तो कर्व कैसे आएगा आपके पास, 1 पुटअप किया, 2 पुटअप किया, 3 पुटअप किया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 9 आ जाएगा। इस तरीके से मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो सिंपल वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो, वाई स्क्वायर बराबर एक्स हो सिंपल, तो उसके लिए मैं कर्व ड्रॉ करूँ तो एक ऐसा आ जाएगा। ठीक है, परंतु इसमें 4 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, जिससे ये कर्व क्या होगा, यहाँ से मुड़ेगा। ऐसा मैंने अभी बताया था, यहाँ से मुड़ेगा तो ये ऐसा सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक का मतलब मार्कर देखिए, मार्कर का सिमेट्रिक का मतलब इतना पार्ट मार्कर के ऊपर, मैंने यहाँ पर हाथ रख लिया तो इतना मार्कर के ऊपर का पार्ट और नीचे इतना मार्कर के नीचे का पार्ट एकदम बराबर डिस्टेंस पर है तो वो सिमेट्रिक होगा। इतना पार्ट यहाँ आएगा तो इतना पार्ट आगे आएगा, तो कर्व कैसे होगा वो देखिए। तो कर्व होगा ऐसे, ऐसा कर्व बनेगा, दोनों तरफ से सिमेट्रिक, ये x और ये y। ठीक है, ये ड्रॉ हो गया, ये फिगर ड्रॉ हो गया। ठीक है, ये कर्व ड्रॉ हो गया। ठीक है, इसी के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट में बताते रहिए कैसा लग रहा है आपको। थैंक यू, धन्यवाद।